नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने लोगों ने पढ़ लिया था पादप हार्मोन्स और पादपों में पाई जाने वाली गतियाँ। पादप हार्मोन्स में हमने पढ़ा था ऑक्सिन हार्मोन, उसके बाद में जिब्रेलिन हार्मोन, उसके बाद में साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन है जिसको अपन ने बताया था कि ये एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, और आज अपना जो पार्ट है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ ठीक है, मेनली वैसे ग्रंथियाँ दो ही प्रकार की होती है। ठीक है, लेकिन अपन सरलता की दृष्टि से या सुविधा की दृष्टि से इसको तीन भाग में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली ग्रंथि है वो होती है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि जिसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरी आपकी होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। जिसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक होती है अपनी मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है? देखो, बहिस्रावी ग्रंथि ये होती है नलिका युक्त ग्रंथि। कैसी ग्रंथि होती है? नलिका युक्त ग्रंथि। यानी इस ग्रंथियों में डक्ट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डक्ट पाई जाती है। ये ग्रंथियाँ होती है जिनमें नलिका पाई जाती है। ठीक है, और इन नलिकाओं से कुछ ना कुछ पदार्थ प्रवाहित होता है जिसको अपन बोलते हैं रस। यानी इनमें कोई ना कोई रस निकलेगा। जैसे अपन बात करें कि अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि हमारी आंखों में पाई जाने वाली ये ग्रंथि है। कई बार अपन कोई दुख होता है या कई बार खुशी के अपन आंसू आते हैं तो वो आंसू है वो इसी अश्रु ग्रंथि से स्रावित होते हैं। तो ये नलिका युक्त ग्रंथि है। इसी तरीके से अपने शरीर में जैसे पसीना आता है तो पसीना आने के लिए अपने शरीर में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्वेत ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ, ये जो श्वेत ग्रंथि है इससे पसीना आता है। इसके अलावा यकृत, लीवर, ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि। इसकी एक खास बात और है, यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि। तो ये अपने सामान्य इसकी जानकारी पड़ी। बहिस्रावी ग्रंथियाँ नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती है, यानी इनमें डक्ट पाई जाती है और ये कोई ना कोई पदार्थ है उस नलिकाओं में बहेगा जिसको अपन रस बोलते हैं या एंजाइम बोल सकते हैं। रस या एंजाइम। जैसे अश्रु ग्रंथि है, पसीना ग्रंथि है, अपने श्वेत ग्रंथि, यकृत है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऐसे अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है या नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है। कैसी ग्रंथि होती है? नलिका विहीन ग्रंथियाँ, यानी डक्टलेस ग्रंथियाँ। ये डक्टलेस ग्रंथियाँ होती है। ठीक है, और इनसे जो पदार्थ स्रावित होता है उसको अपन बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन बोलते हैं अपन। ठीक है, इसकी अपन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे खूब सारी ग्रंथियाँ होती है अपने शरीर में। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
और मिक्स ग्रंथि का एक एग्जाम्पल है वो है, यानी ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी, अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, दोनों का कार्य करती है। मिक्स ग्रंथि है, अंतःस्रावी की तरह भी काम करती है और बहिस्रावी की तरह भी काम करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय को अपन बोलते हैं पैंक्रियाज, जो हमारे आमाशय और आंत होती है उसके बीच में पाई जाती है इस पत्ती जैसी संरचना, वो अग्नाशय। तो ये अपनी ग्रंथियाँ थी मैं बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित। इनमें से आपके जो सिलेबस में ग्रंथि है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों की। तो नेक्स्ट अपने स्टार्ट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। क्या इसकी डेफिनेशन है कि नलिका विहीन ग्रंथियाँ, हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती है जो नलिका विहीन होती है, उन ग्रंथियों को अपन क्या करते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारे शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन होती है उनको अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहते हैं। ये अपना जो स्राव होता है, इससे जो स्राव होता है जिसको अपन हार्मोन्स बोलते हैं, ये सीधा का सीधा किस में डाल देती है? रक्त के अंदर डाल देती है। कोई नलिकाएं नहीं पाई जाती है, सीधा स्राव है उस ग्रंथि से हुआ और डायरेक्ट ब्लड में मिल जाएगा। तो इन ग्रंथियों को अपन क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। समझ में आ गया होगा सबके कि शरीर में ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती है और जो अपना स्राव सीधा किस में डाल देती है? रक्त में डालती है, उनको बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अपने बॉडी में खूब सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जैसे पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इसके बाद में आता है आपका पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। बाद में आती है आपकी थाइमस ग्रंथि, उसके बाद में आती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि, बाद में आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। उसके बाद में आता है आपका वृषण, उसके बाद में आता है अंडाशय ग्रंथि। ये ग्रंथि हैं अपने। तो इन ग्रंथियों में अपने इनके द्वारा ये पहले इनकी पोजीशन कहाँ होती है, इनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी कमी से क्या रोग होते हैं, उनकी अधिकता से क्या रोग होते हैं, उनके बारे में विशेष बातें हैं वो देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ग्रंथियाँ हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो इसको अपने जो अपना PDF में डायग्राम बनाया हुआ है उसके माध्यम से मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। ये इसमें आपसे चित्र नहीं पूछेगा कि इन ग्रंथियों का चित्र बनाओ, पेपर में आज तक कभी नहीं पूछा हुआ, नहीं कभी आया कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का चित्र बनाओ। अपने तो वैसे इसका क्या ध्यान रखना है, अपने को स्थिति ध्यान रखनी है इनकी। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में एक तरफ अपने नर की ग्रंथियाँ और एक तरफ मादा की ग्रंथियाँ हैं। सारी की सारी ग्रंथियाँ सेम होती हैं यहाँ तक, नर में भी और मादा में भी। बस अंतर होता है
तो यहाँ नर के अंदर है वो वृषण ग्रंथि पाई जाती है और मादा के अंदर अंडाशय ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ एक अंतर आता है इसमें, ठीक है। तो आप लोग देखिए अपने पश्चिम मस्तिष्क में यहाँ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये दिख रही है दोनों तरफ, ये कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में देखो गले के अंदर एक एच आकार की ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको दोनों साइड में, इसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। क्या बोलेंगे? थायराइड ग्रंथि। हिंदी में इसको बोलते हैं आउटू ग्रंथि। उसके बाद में इस थायराइड ग्रंथि के पश्च सिरे पर पीछे के भाग में ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैराथायराइड ग्रंथि, जिसको पराउटू ग्रंथि भी बोलते हैं। हमारी जो वक्ष है, वक्ष में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में देखो एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है, वृक्क होता है अपना, उसके ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका एक नाम और हो गया अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि। फिर नर के अंदर तो कौन सी आ जाएगी? वृषण, और मादा में कौन सी आ जाएगी? अंडाशय ग्रंथि। तो ये इनकी स्थिति है। इन स्थितियों को देखकर आप समझ सकते हो कि कहाँ कौन सी ग्रंथि स्थित है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन इनकी एक एक करके डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एक नंबर पे, कौन सी ग्रंथि है अपनी? पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पहली बात तो आपको बता दिया, कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अपने मस्तिष्क में। कैसी होती है? तो ये कोमा शेप, कोमा के आकार की। कोमा जानते होंगे आप हिंदी में, इस टाइप से कोमा के आकार की होती है, ठीक है। उसके बाद में इसको मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्रंथि, कई बार अपन देखते हैं, अपन आंखें बंद कर लेते हैं और बल्ब ऑन है, तब भी अपने को ऐसे लगता है कि बल्ब है, ऑन हो रहा है, अपने आंखों में, मस्तिष्क में ऐसे लगता है। तो वो कौन सी ग्रंथि के कारण लगता है अपने को? इससे पीनियल ग्रंथि के कारण लगता है, इसलिए इसको मानव की तीसरी आंख भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि मानव की तीसरी आंख के रूप में कौन सी ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाती है, तो कौन सी होगी? वो पीनियल ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में अपन दूसरे 2 नंबर पर पढ़ते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पढ़ते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसकी कहानी देखें तो ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस होता है उसके नीचे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है। उसके बाद में इस ग्रंथि द्वारा, इस ग्रंथि का आकार की बात करें तो इस ग्रंथि का आकार होता है मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान, छोटी सी होती है, मटर के दाने के समान, ठीक है ना। अगली बात, इस ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। वैसे खूब सारे हार्मोन होते हैं इसके द्वारा, लेकिन मुख्यतः इस हार्मोन को अपने बुक में दिया हुआ है, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन
की कमी और अधिकता से रोग हो जाते हैं। इसकी अधिकता से व्यक्ति दानवाकार हो जाता है। दानवाकार यानी उसकी लंबाई चौड़ाई खूब बढ़ जाती है। जैसे अपने खली भाई साहब है ना, वैसे वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति दानवाकार हो जाता है। और इसकी कमी से व्यक्ति कैसा रह जाता है? बौना रह जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन। तो ये वृद्धि हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस में मटर के दाने के समान होती है, वृद्धि हार्मोन रिलीज करती है। इसकी अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? इस हार्मोन की अधिकता से दानवाकार और इसकी कमी से बौनापन। इसके अलावा ये हमारे वृद्धि विकास और आदि को भी नियंत्रित करती है। और एक इसकी खास बात और है, ये अन्य ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि है, अन्य ग्रंथियों पर क्या करती है? कंट्रोल करती है, अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। जिस प्रकार से कक्षा में टीचर होता है वो सभी बच्चों को पूरी क्लास पे कंट्रोल रखता है, वैसे ही ये सारी ग्रंथियों पे क्या करती है? नियंत्रण रखती है। अगर शरीर में किसी की भी जरूरत पड़ गई हार्मोन से, तो वो जाके बोलेगी उस ग्रंथि को, इसका जो वृद्धि हार्मोन है ये कंट्रोल करेगा कि हाँ भाई अपना हार्मोन रिलीज करो, शरीर को इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में आता है अपना तीसरे नंबर पे थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पहली बात तो थायराइड ग्रंथि पाई जाती है आपके गले में। कहाँ स्थित होती है? गले में। गर्दन भी लिख सकते हो आप। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? अपने गले में यहाँ होती है। इसका आकार तो ये एच आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि कैसे होती है? एच आकार की, इस टाइप से बनी होती है, इस टाइप से। ये थायराइड ग्रंथि है तो एच आकार की होती है। अगली बात, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है अपनी बॉडी में? तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? आयोडीन की। आयोडीन। ठीक है। क्योंकि कहा जाता है ना कि नमक युक्त आयोडीन खाना चाहिए। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि नमक में आयोडीन होगा और आयोडीन खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन सही रिलीज होगा। ये महत्वपूर्ण हार्मोन होता है क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं होती है, उपापचय क्रियाएं, उन उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण ये ग्रंथि या ये हार्मोन ही करता है। ठीक है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। अब अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी तो एक रोग हो जाता है। उस रोग को बोलते हैं घेंगा रोग। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। घेंगा रोग या गलगंड रोग। इसका दूसरा नाम क्या है? गलगंड रोग। इसमें क्या हो जाता है? गला फूल जाता है। व्यक्ति का गला फूल के लटक जाता है या अपन यूँ कहेंगे गले में सूजन आ जाती है। तो इस रोग को बोलते हैं घेंगा रोग या गलगंड रोग। ठीक है। तो ये आपके थायराइड ग्रंथि होगी। उसके बाद में अगली आती है पैराथायराइड ग्रंथि। चौथी कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि।
पैराथायराइड ग्रंथि है वो थायराइड ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। और जो हार्मोन रिलीज करती है वो होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पैराथायरोक्सिन हार्मोन जो हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है वो पैराथायरोक्सिन हार्मोन होता है। अगली जो अपनी ग्रंथि आती है 5 नंबर पे, वो आती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी आती है? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि होती है वो अपने वक्ष में पाई जाती है, वक्ष गुहा मान लो, वक्ष गुहा में पाई जाती है। अपना जो छाती वाला भाग है यहाँ पे लगभग यहाँ स्थित होती है, ठीक है। तो वक्ष गुहा में पाई जाती है और ये लगभग 14 से लेके और 15 वर्ष की उम्र के बाद में ये लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। थाइमस ग्रंथि अगर लुप्त नहीं हो तो आदमी कभी बूढ़ा नहीं होगा, ये खास बात है। इसलिए इसको विलुप्त होना ही है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। तो थाइमस ग्रंथि है वो 14 या 15 वर्ष के बाद में लुप्त हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगली ग्रंथि आती है अपनी एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि ये वृक्क या किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति वृक्क, जिसको अपन किडनी भी बोलते हैं, उसको अपन गुर्दा भी बोलते हैं, के ऊपर स्थित होती है, के ऊपर स्थित होती है। आपने किडनी का डायग्राम देखा होगा, इस टाइप से जो किडनी का डायग्राम होता है अपने, तो इसके ऊपर ऐसे टोपीनुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो ग्रंथि होती है ये होती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो किडनी के ऊपर इसकी स्थिति आ गई। उसके बाद में ये जो हार्मोन रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम होता है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन ये हार्मोन है संकट की स्थिति में, भय की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में अपने शरीर को उस संकट से निपटने के लिए तैयार करता है। इसलिए इसको संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संकटकालीन हार्मोन। यह इसका दूसरा नाम है आपातकालीन हार्मोन। ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे शरीर में फियर, फाइट एंड फ्लाइट इनमें भी काम आता है। यानी भय की स्थिति, लड़ने की स्थिति, भागने या दौड़ने की स्थिति, उसमें काम आता है। इसलिए इस हार्मोन का नाम हो गया 3F हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? 3F हार्मोन। क्या बोलेंगे? 3F हार्मोन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन हो गया संकटकालीन या आपातकालीन हार्मोन हो गया, फियर, फाइट, फ्लाइट में काम आता है। इसके अलावा इसको बोलते हैं भागो या लड़ो हार्मोन। भागो या लड़ो हार्मोन या
करो या मरो हार्मोन। ठीक है, जैसे आप परीक्षा में बैठे हो, अचानक से आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आपके मन में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या परीक्षा के समय कई बालक ऐसे होते हैं, बालक बालिकाएं ऐसी होती है जिनके क्या होते हैं, परीक्षा के नाम से ही और उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं, तो उनके शरीर में वो हार्मोन रिलीज हो गया, एड्रिनल हार्मोन। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कोई तंग रास्ता है और उसी तंग रास्ते में अपने को सांड मिल गया मारने वाला, अब क्या करेंगे अपन या तो वहाँ से भागो या उससे मार खाओ। तो उस दौरान भी अपने शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रिनलिन हार्मोन। तो इसलिए इसका नाम भागो या लड़ो हार्मोन या करो मरो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपनी एड्रिनल ग्रंथि या आदिवर्ग ग्रंथि हो गई। उसके बाद में अगली अपनी 7 नंबर पे जो ग्रंथि आती है वो आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? अग्नाशय ग्रंथि। इस अग्नाशय ग्रंथि को अपन पैंक्रियाज ग्लैंड भी बोलते हैं, पैंक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पहले इसकी स्थिति, तो ये अपने आमाशय और आंत के बीच में पाई जाती है। आमाशय और आंत के बीच में पाई जाती है। इसका आकार होता है पत्ती के जैसा। पत्ती के आकार का होता है ये ग्रंथि, पत्ती के आकार की होती है। ठीक है, इस टाइप से इसकी जो संरचना होती है वो इस टाइप से होती है। इस टाइप से ये नलिका स्रावित करती है। तो इस टाइप से ये पत्ती के आकार की होती है अग्नाशय ग्रंथि। और छोटी अपना आमाशय ऊपर आमाशय आ जाता है और नीचे छोटी आंत आ जाती है, उसके बीच में पाई जाती है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि की खास बात क्या है, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? मिश्रित, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी, बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों का काम करती है। दोनों बहिस्रावी के रूप में ये अपने शरीर से एंजाइम छोड़ती है, एंजाइम रिलीज करती है जो अपने पाचन में काम आता है। ठीक है, पढ़ा था अपन ने पिछले पाठ में, पाचन में काम आता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये आपका हार्मोन रिलीज करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ये क्या रिलीज करती है? हार्मोन रिलीज करती है, हार्मोन छोड़ती है। और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। वैसे कई हार्मोन होते हैं, आपके जो सिलेबस में टॉपिक है वो ही पढ़ रहे हैं अपन। इंसुलिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। अब बात करें कि इंसुलिन हार्मोन, तो इसी अग्नाशय में एक भाग होता है लैंगरहैंस। उस लैंगरहैंस में अलग अलग कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका, कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका से यह हार्मोन निकलता है। ठीक है ना, लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से ये इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अब काम क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन है, इसका क्या कार्य है? तो इंसुलिन हार्मोन है वो अपनी बॉडी में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे आपने खाना खाया तो अपने बॉडी में जैसे ग्लूकोज बना, तो उसको रक्त के अंदर उस ग्लूकोज की मात्रा को ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता रहता है? नियंत्रित करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है, वो काम में आता रहता है। ठीक है, यदि ये हार्मोन स्रावित नहीं हो सही ढंग से, या पैंक्रियाज में कोई रोग हो जाए, ये हार्मोन रिलीज नहीं हो, तो क्या होगा? उस दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी?
अधिक हो जाएगी। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं होगा, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो क्या होगा? तो ये ग्लूकोज है वो आपकी यूरिन के थ्रू क्या होगा? बाहर निकलने लग जाएगा। यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाएगा, जिससे जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को बोलते हैं अपन मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं? मधुमेह रोग। इसका अन्य नाम है डायबिटीज़। क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज़ रोग। ये मधुमेह या डायबिटीज़ रोग होता है, जिसको अपन सामान्य भाषा में शुगर कहते हैं। शुगर हो गई है। तो यही होता है, इसमें रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है, इसको बोलते हैं मधुमेह रोग या डायबिटीज़ या शुगर। इस दौरान क्या करता है रोगी? अपने शरीर में गए इंसुलिन के फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं उनको। इंजेक्शन लगाता है तब उसकी जो शुगर की मात्रा है वो नियंत्रित होती है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ग्रंथि है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करती है, तो कौन सी ग्रंथि होगी? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, बीच बीच में आप इसको रोक के और इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद में अगली जो अपनी ग्रंथि है 8 नंबर पे, वो आएगी अपनी अंडाशय ग्रंथि। कौन सी है? अंडाशय। अंडाशय ग्रंथि को ओवेरिन कहा जाता है। अंडाशय ग्रंथि मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। मादा जनन तंत्र में होती है। किस में पाई जाती है? मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, और कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं? 2 जोड़ी अंडाशय। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। ये जो हार्मोन रिलीज करती है उस हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या बोलते हैं उसको? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या काम करते हैं, क्या कार्य करते हैं ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन? इनका काम क्या है? तो इनका काम है, पहला तो मादा के अंदर जो मासिक चक्र होता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जिसको अपन ऋतुधर्म स्राव चक्र बोलते हैं, उस पे कंट्रोल करती है। ठीक है, और दूसरा कार्य है इसका मादा के अंदर, मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। ठीक है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण अपन आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे मादा के शरीर में त्वचा का कोमल होना, आवाज़ का पतला होना, स्तनों का विकास होना। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों पे बालों का आना, जैसे एकांग क्षेत्र पे, जननांग क्षेत्र पे। तो ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, इनका विकास है इन्हीं हार्मोन के द्वारा शुरू होते हैं। इसके बाद में अगली अपनी ग्रंथि है, वो ग्रंथि है लास्ट वृषण। वृषण जिसको अपन टेस्टिस बोलते हैं। टेस्टिस वृषण ये पाया जाता है नर जनन तंत्र में। किस में पाया जाता है? नर जनन तंत्र में। और ये भी एक जोड़ी होता है। यहाँ 2 जोड़ी बता देना ना, यहाँ पे आप सुधार कर लेना। ये एक जोड़ी होता है, संख्या में 2 होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। तो ये एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, नर के अंदर। इससे जो एक बात और खास ध्यान रखनी है कि वृषण है वो उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा से
बाहर स्थित होते हैं। क्या कारण है इसका? अपने शरीर के अंदर नहीं होते हैं, उदर गुहा के बाहर। इसका कारण है कि वृषण बनाते हैं शुक्राणु। किसका निर्माण करते हैं ये? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। और शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान कम चाहिए, तापमान कम चाहिए। अपने शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण है वो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। और अपने शरीर से बाहर जब शुक्राणु ये होंगे, ये वृषण स्थित होंगे, तो शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो जाता है। इसलिए अपने शरीर के अंदर होकर उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। इसकी खास बात। अगली बात कि ये जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये याद करना है, इम्पोर्टेंट हार्मोन है। इसका कार्य, तो इसका कार्य ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है। तो वृषण में आगे नरजन तंत्र में पाया जाता है। एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। बाहर स्थित क्यों होते हैं? कि इसके लिए तापमान कम चाहिए। हमारी बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ये उदर गुहा से बाहर होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं। ठीक है। ये सारी की सारी ग्रंथियाँ हैं, अपने पढ़ ली। अब अपन इसको PDF के माध्यम से और देख लेते हैं। जो मैंने ये पूरा समझाया है वही इस PDF में आएगा आपके। ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, परिभाषा इसकी। तो मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथियाँ? नलिका विहीन ग्रंथियाँ। कौन सी ग्रंथियाँ? नलिका विहीन ग्रंथियाँ। इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं अपन? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। नलिका नहीं पाई जाती है इनमें, नलिका विहीन होती है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये डायग्राम आपको बता ही दिया। उसके बाद में आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये इधर नर की होगी, ये मादा की होगी। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ रिलीज होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलता है, उस पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन क्या कहेंगे? हार्मोन कहेंगे। क्या कहेंगे? हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ क्या कहलाएगा? हार्मोन कहलाएगा। उसके बाद में देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि देखो मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन से मस्तिष्क में? मध्य मस्तिष्क में, और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है ये? मध्य मस्तिष्क में और हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, जो मटर के दाने के आकार की होती है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के आकार की होती है। उसके बाद में ये जो हार्मोन स्रावित करती है, उस हार्मोन का क्या नाम है? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? वृद्धि हार्मोन, जो हमारे शरीर में वृद्धि तथा विकास को प्रेरित करता है और इसके अलावा अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है। वृद्धि हार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो गया? बोनापन। कौन सा रोग हो गया? बोनापन। और वृद्धि हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग कैसा है? दानवाकार। इसमें व्यक्ति का शरीर है वो राक्षस की तरह हो जाता है, दानव की तरह बढ़ जाता है। पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण करती है, अतः इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है। तो ये आपकी कौन सी ग्रंथि होगी? पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में आती है अपनी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि देखो कहाँ स्थित होगी? स्थिति आपको पता होनी चाहिए। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होगी? गले में स्थित होगी। कहाँ होगी? गले में। इसकी स्थिति कहाँ है? गले में। इसके बाद में ये किस आकार की होती है? तो एच आकार की ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? एच आकार की ग्रंथि है। ठीक है ना। और इससे जो स्रावित हार्मोन है उसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन हार्मोन। और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आपको क्या चाहिए? आयोडीन। क्या चाहिए? आयोडीन।
तो ये नीचे दे रखा है। थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? उपापचयी, मैंने बताया था हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती है, उन उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए ये और शरीर की वृद्धि की दर को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से होने वाला रोग तो गलगंड रोग या घेंगा रोग, इसमें गला फूल जाता है। गला क्या हो जाता है? फूल जाता है, गले में सूजन आ जाती है। ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। अगली अपनी जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में देखिए, ये ग्रंथि आमाशय और आंत के बीच में पाई जाती है। आमाशय और छोटी आंत कह दिया, वैसे आंत के बीच में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन। और कहाँ से रिलीज होता है ये? अग्नाशय की लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से। ये मैंने आपको बताया था कि अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं हैं उनसे ये क्या होती है? स्रावित होती है। काम क्या करता है इंसुलिन? ये हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में जो शर्करा होती है या जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने से इंसुलिन हार्मोन की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज या शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रोग हो जाता है। उसका नाम क्या है? डायबिटीज रोग या गलगंड रोग। नेक्स्ट अपनी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? अधिवृक्क ग्रंथि। इस ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है वो हो गया एड्रिनलिन हार्मोन। इसके अन्य नाम मैंने आपको बता दिए थे, जब पढ़ाया था तब बता दिए। इसको क्या नाम बोलते हैं? करो या मरो हार्मोन, लड़ो या भागो हार्मोन। उसके अलावा आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, ठीक है ना, ये इसके अन्य नाम। 3F हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। भय के समय, क्रोध के समय या विपरीत परिस्थितियों में हमारे शरीर को क्या करता है? तैयार करता है। तो ये आपकी ग्रंथि होगी कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। उसके बाद में आता है अपने अंडाशय और वृषण। अंडाशय और वृषण। अंडाशय है, ये कहाँ पाई जाती है? मादा जनन अंगों में। कहाँ पाई जाएगी? मादा जनन अंगों में पाई जाती है। और ये जो हार्मोन स्रावित करती है उनका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या काम करता है? एक तो ये मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लैंगिक अंगों का भी विकास होता है। जो हमारे जनन अंग होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, उनका भी विकास होता है। और मासिक चक्र को ये कंट्रोल करती है, मासिक चक्र को नियंत्रित करती है। मेंस साइकिल होता है उसको नियंत्रित करता है। और लास्ट अपनी ग्रंथि है वो है वृषण। कौन सी ग्रंथि है? वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि है वो नर जनन तंत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? नर जनन तंत्र में। और कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और क्या काम करता है? ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अपना चैप्टर था नियंत्रण और समन्वय, इसके सारे भाग है वो मैंने आपको बता दिए। हमने 5 पार्ट में ये वीडियो बनाया है। 5 पार्ट को आप अच्छे से पढ़ो। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे आप पहला भाग पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेके और जो मैंने पढ़ाया है उसको साथ साथ में नोट, अपने शॉर्ट नोट्स या अपने नोट्स बनाते जाओ। उसको साथ साथ में आप तैयार करोगे तब ज़्यादा रहेगा। आप सोचोगे एक साथ PDF में उतार लेंगे बाद में, तो बाद में ही होता है। बाद में न कुछ होता है न कुछ हो। आप वीडियो देखो, उस दौरान ही अपने नोट्स उतार लो, बना लो साथ में, और बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।